हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं पूजा महाविद्यालय की ओर से आयोजित ऑनलाइन कक्षाओं में। दोस्तों, ये आज अपनी दूसरी क्लास है और बीए फर्स्ट ईयर की अनिवार्य हिंदी है। इसमें अपन चर्चा कर रहे थे काय की व्याकरण की, और व्याकरण में भी जो लेसन चल रहा था पहला अपना शब्द निर्माण प्रक्रिया। शब्द चार तरीके से बनते हैं, किस किस प्रकार से। एक बनता है काय से, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। उपसर्ग जैसे अधि प्लस कार, अधि प्लस करण, ठीक है ना, प्रति प्लस एक, प्रत्येक, ये उपसर्ग हो गया प्रति और अधि, ठीक है। प्रत्यय की बात करें, समाज प्लस इक, तो समाज मूल शब्द हो गया और इक क्या हो गया, प्रत्यय हो गया, ठीक है ना। ऐतिहासिक, इतिहास प्लस इक, ऐतिहासिक हो गया। गंगा प्लस ए, गांगे हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गए क्या, प्रत्यय। इस प्रकार से क्या बनते हैं, शब्द बनते नहीं। इसी चरण में संधि की बात करूँ तो विद्या प्लस आल्य, मूल शब्द विद्या है और इसी प्रकार से आल्य भी मूल शब्द है। दोनों शब्द जब मिलेंगे इनमें संधि होगी तो क्या बनेगा, विद्यालय, ठीक है ना। जैसे और देखिए, देवालय हो गया, प्रत्येक हो गया, ये सब संधि के नियम से बनते हैं। इसके अलावा चौथा जो प्रकार था शब्द निर्माण प्रक्रिया में, समास था। समास मैंने कल आपको विस्तार से बताया है, ठीक है। और समासों के ऊपर पहले चर्चा की थी मैंने, क्या अव्ययभाव। इसमें क्या है, पदों की प्रधानता के आधार पर चार ही प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, चार। यानी पहला पद प्रधान है तो अव्यय, दूसरा पद प्रधान है तो तत्पुरुष। तत्पुरुष के दो उपभेद माने जाते हैं, क्रमधारी में और द्विगु में, क्योंकि दोनों में क्या है, दूसरा पद प्रधान होने के कारण, और दोनों ही पद प्रधान है तो कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा। और इसके अलावा दोनों ही पद प्रधान नहीं है, अन्य या तीसरा पद प्रधान है तो बहुव्रीहि। तो चार ही होते हैं मूल रूप में तो पदों की प्रधानता के आधार पर, बाकी द्विगु और क्रमधारी तत्पुरुष के क्या होते हैं, उपभेद होते हैं। इसी कड़ी में आगे कल मैंने बताया था, परिभाषा बता दी थी शायद तत्पुरुष की। देखिए तत्पुरुष में क्या होता है कि इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और कर्ता और संबोधन की विभक्ति चिन्हों को छोड़ करके शेष कारकों की विभक्ति चिन्हों का इसमें क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इस कारण 6 कारकों की विभक्तियों का प्रयोग होने के कारण इसके कितने भेद हो जाते हैं, 6 भेद हो जाते हैं, ठीक है ना। बात कर लेते आज वो, कल मैंने परिभाषा आपको लिखवा दी थी। दूसरा तत्पुरुष समास, कल वाली क्लास में परिभाषा हो गई थी, तो इसके के 6 भेद। देखो तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, 6। कितने होते हैं, 6। वो भी काय के आधार पर, कारकों की भी विभक्ति चिन्ह है उनके प्रयोग के आधार पर। कौन कौन से हो जाएंगे, पहले देख लेते हैं। कर्ता को संबोधन को तो उठाना ही है, जैसे कर्ता हट गया तो कर्म, ठीक है ना, तत्पुरुष। फिर कौन सा हो जाएगा, करण, तत्पुरुष, ठीक है ना। तीसरा संप्रदान पुरुष, ठीक है। चौथा हो जाएगा अपादान पुरुष, ठीक है। और 5वां हो जाएगा संबंध
और छठा कौन सा हो जाएगा? अधिकरण। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए। ठीक है ना। अब आपको पता होना चाहिए कि कर्म, कारक ही तो है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। जब विग्रह करेंगे एक सामासिक पद का विग्रह करेंगे एक, तो उनमें विभक्तियों का प्रयोग होगा। तो जिस कारक की जो विभक्ति का प्रयोग होगा संबंधित सामासिक पद में, वही क्या हो जाएगा? समास का भेद हो जाएगा। जैसे देखिए आप, कर्म तत्पुरुष, शरणागत, विग्रह क्या हो जाएगा? शरण को आगत। कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को। तो विग्रह क्या होगा? शरण को आगत। ठीक है ना। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हो जाएंगे। कठफोड़ा, कठफोड़ा, काठ को फोड़ने वाला, काष्ठ, कठ काष्ठ से बना है, काष्ठ को फोड़ने वाला। ठीक है ना। जेब कतरा, कतरा, जेब को कतरने वाला। ठीक है ना। ऐसे करण तत्पुरुष से आएगा। हस्त लिखित, विग्रह क्या होगा? हाथ से या हाथ द्वारा, से की जगह के द्वारा भी आता है। ये से काय के लिए आएगा? साधन के लिए। करण का मतलब ही साधन होता है। से जहाँ पर साधन के लिए आए तो वो करण होगा, और जहाँ पर से आए एक अलग करने के अर्थ में, तो कौन सा हो जाएगा? अपादान। तो यहाँ पर साधन के रूप में आ रहा है। से के जगह के द्वारा भी आता है। ठीक है ना। संप्रदान, उसमें संप्रदान, ओ करण से। ठीक है ना। हाथ से लिखित। ठीक है ना। इसी प्रकार से इसमें देखो संप्रदान के लिए होता है। क्या होता है इसका? के लिए। जिसे रेलगाड़ी, वो देखो विद्यालय, क्या हो जाएगा? विद्या के लिए आले, विद्या के लिए आले। और भी इसके शब्द हो जाएंगे, जैसे देखिए देवालय हो गया। ठीक है ना। पाकशाला हो गया, पाक के लिए शाला, पाकशाला। रंगशाला। ठीक है ना। रंग के लिए शाला, ये सारे हो जाएंगे इसके। ठीक है। या बलि पशु भी हो जाएगा इसका। बलि पशु, बलि के लिए पशु, ध्यान रखना। बलि पशु, तो बलि पशु होता है, यानी बलि के लिए किस में आता है? संप्रदान में। तो ये किसका हो जाएगा? बलि के लिए पशु। ठीक है ना। एक होता है पशु बलि, इसमें अब होगा तो तत्पुरुष, लेकिन के लिए नहीं होगा, पशु की बलि संबंध हो जाएगा इसमें। ठीक है ना। ध्यान रखना। ये अपादान अलग होने के अर्थ में। देश निकाला। ठीक है ना। विग्रह क्या होगा? देश से निकाला। ठीक है ना। ऐसे ही पद मुक्त, पद मुक्त हो जाएगा, पद से मुक्त। भय भीत, भय से भीत, भय भीत में भी यही हो जाएगा। भीत के अर्थ में, भय के अर्थ में। ठीक है ना। भय से भीत। ठीक है ना। ये हो जाएगा क्या?
अपादान से आ रहा है लेकिन अलग अर्थ में। पदमुक्त, पदच्युत भी होता है, पदच्युत भी होता है, पद से च्युत यानी अलग होना, ठीक है ना। संबंध तत्पुरुष से का के की आता है, तो पहले वही डाल देते हैं, पशु बलि, पशु बलि क्या हो जाएगा, पशु की बलि। विग्रह हो जाएगा, बहुत सारे हो जाते हैं इसमें, जैसे का के किया जाता है ना, राजकुमार, राजमार्ग, राजा का मार्ग, राजपुत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र, ठीक है ना। राजमाता, राजा की माता, ठीक है। अधिकरण में पेपर आता है इसमें, विभक्ति चिन्ह, तो क्या हो जाएगा इसका, घुड़सवार, घोड़े सवार, क्या हो जाएगा, विग्रह, घोड़े पर सवार। इसी तरीके से बहुत सारे शब्द हो जाते हैं। अश्व आरोहण, अश्व आरोहण, अश्व यानी घोड़ा हो जाए, आरोहण यानी चढ़ना, घोड़े पर चढ़ना या आरोहण। अश्व वनगमन, वन गमन, तो क्या हो जाएगा, वन में गमन। अश्व आरोहण, पत्थर पर आरोहण, ठीक है ना। ये तो क्या हो गए इसके तत्पुरुष समास के 6 भेद मैंने आपको विभक्ति चिन्हों के आधार पर बता दिया। बहुत ईजी है, इनका विग्रह करोगे तो विग्रह के दौरान जिस कारक की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा उसमें वही संबंधित कारक वाला ही नाम से क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। जैसे काते मैंने क्या कर दिया, शरण को आगत, काते क्या, कर्म तत्पुरुष, से आते ही क्या कर दिया, कर्ण तत्पुरुष, के लिए आते ही क्या कर दिया, देखो ये इससे पहचाना जा रहा है, के लिए आते ही क्या हो गया, संप्रदान के लिए। अपादान से आएगा लेकिन अलग होने के अर्थ में। संबंध काके की आता है, ठीक है ना, तो काय के संबंध में आता है, काके की, तो क्या हो जाए संबंध। अधिकरण में पे पर आता है, तो पर आ गया, और क्या आ गया, वनगमन, ठीक है, वन में गमन। ये तो हो गई 6 भेद। इसके अन्य भेद भी होते हैं, उनके ऊपर भी चर्चा करते हैं, देखिए। ये कंपटीशन के हिसाब से भी ये चैप्टर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। आप थोड़ा सा इस पे गौर करें और इसको संभाल के रखें। जो लिखा है बहुत ही आगे उपयोगी सिद्ध होने वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं तत्पुरुष के अन्य भेद, ठीक है। पहला कौन सा है, अन्य भेद है, वो कारक के आधार पे थे। जैसे एक तो हो गया न तत्पुरुष, इजी है, न या नकारात्मक। इस समास का पहला पद जो होगा नकारात्मक अर्थ देने वाला उपसर्ग से युक्त होगा, ठीक है, ये इसकी परिभाषा है।
कौन सा अर्थ देता है नकारात्मक उपसर्ग? ए, अन और अन, हलंत वाला, 3 है। इस समास में पहला पद नकारात्मक अर्थ देने वाले उपसर्ग से युक्त होता है। गांठ बांध लो एक। क्या? जहां पर किसी शब्द में पहला पद ए, अन और अन उपसर्ग से युक्त हो, वहां पर क्या कर देना है? तत्पुरुष करना है। और तत्पुरुष का भी कौन सा है? न तत्पुरुष। कौन सा करना है? न तत्पुरुष। जैसे अमर, अजर, असंभव, बहुत सारे शब्द बन जाएंगे, ठीक है ना। अमर, ए यानी बिना, बिना मरे या बिना। एक का मतलब ने भी होता है, बिना कर दो या न कर दो एक ही बात है। एक का मतलब क्या हो गया? न मर, ठीक है ना। अजर, नजर, नजर या बिना बुढ़ापा, बिना जरे, बिना बुढ़ापे के। असंभव, न संभव, ठीक है ना। ये तो हो गए ऐसे। अन का देखो अब, अन का देखो, अनपढ़, अनपढ़, तो क्या हो जाएगा? न पढ़ा, न पढ़ा, ठीक है ना। इसी प्रकार से और देख लीजिए आप। अन खाया, अन खाया, न खाया। अनब्याहा, न ब्याहा या न विवाह, ठीक है सर। अनजान, न जाना, ठीक है ना। ये तो गया अन, हलंत वाला अन देखो। अनादर, अनावृत, ठीक है ना। अन प्लस आदर, हलंत हो जाएगा इधर, अन प्लस आवृत। न आदर या बिना आदर। अनावृत, ठीक है ना। अनावृत यानी न ढका, न आवृत, ठीक है दोस्तों। ये मैंने आपको न तत्पुरुष ध्यान रखना, ये 3 इंपॉर्टेंट है, इनका ध्यान रखना आप, ठीक है ना। उतारो। देखिए आगे प्रकार पर चर्चा करते हैं। क्या हो ही गया, खे पे देखते हैं। ख, अलूप तत्पुरुष, तत्पुरुष का ये दूसरा उपभेद, अलूक तत्पुरुष क्या कहता है? अलूक। जहाँ पर समास में संस्कृत की जो विभक्तियाँ है उनका लोप नहीं है होता, वो संस्कृत की विभक्तियाँ शब्द के साथ ऐसे के ऐसे लगी रहती है, बनी रहती है। तो लिखो
समझ में तो आई ना भाई। संस्कृत की हिंदी की विभक्तियों का तो लोप हो जाता है, लेकिन संस्कृत की कुछ विभक्तियाँ है ना सामासिक पद के साथ वैसे की वैसे बनी रहती है, वैसे की वैसे आती है शब्द के साथ। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे मृत्युंजय, हिंदी की तो गायब है इसमें, लेकिन मृत्युम, इधर ध्यान से देखो ये संस्कृत की है। मृत्युम प्लस जय, तो क्या होगा इसका विग्रह, मृत्यु को जय करने वाला। यहाँ पर संस्कृत की विभक्ति यही है अम, इसमें देखो मृत्युम अम आ गए ना, मैं मृत्यु को जय करने वाले, ठीक है ना। तीर्थंकर, इसमें भी देखो ये तीर्थंकर, तीर्थम मैं आ गया ना, ये संस्कृत की है, हिंदी की तो नहीं है, संस्कृत की है। तीर्थों को करने वाला, वाला, ठीक है ना। मनसिज, सिज, अगर देखें एक मन और जय जन्म लेने वाला, उसी ये संस्कृत में चलती है। या सिज तो मन में जन्म लेने वाला या मन में सृजित होने वाला, ठीक है ना। ये सी संस्कृत की है, मन में जन्म लेने वाला, जैसे जन्म लेने वाला दूसरा पद, या सृजित होने वाला, मन में जन्म लेने वाला भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। सरसिज, सर तालाब में सृजित होने वाला, ठीक है। और देख लीजिए दो इसके, आत्मनेपद, आत्मनेपद, आत्मा से जाने वाला पद। और देख लीजिए परस्मैपद, पर दूसरों के द्वारा जाना गया पद, ठीक है ना। आत्मा के द्वारा जाना गया पद विग्रह हो जाएगा प्रश्मैन पद, दूसरों के द्वारा जाना गया पद। ये क्या बता दिए मैंने आपको, अलूक तत्पुरुष के क्या उदाहरण बता दिए, ठीक है ना। ये परिभाषा आपको मैंने बताई दी। आगे तीसरे पे चर्चा करते हैं, देखिए देखिए ग भेद उसी का, न तत्पुरुष, अलूक तत्पुरुष, और तीसरा लुप्त पद तत्पुरुष, ठीक है ना। जहां देखो लुप्त पद, पद क्या होंगे लुप्त, जहां सामासिक पद के साथ आने वाले शब्दों का लोपीकरण हो जाता है। शब्द के साथ
आने वाले पदों का लोपी, लुप्त हो जाते हैं, लोपीकरण हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, जहाँ शब्द के साथ आने वाली जो पद एक, यानी शब्द कौन सा सामासिक शब्द है, उसमें पहला और दूसरा जो शब्द है वो तो मिल जाएंगे और पद क्या हो जाएंगे, लुप्त हो जाते हैं। ठीक, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, लुप्त पद। ठीक है ना, जैसे दही बड़ा। अब यहाँ पर विभक्ति नहीं आएगी, पद आएंगे। विभक्ति आएगी तो वो काय में जाएगा, विभक्ति के आधार पर कर्म तत्पुरुष हो गया, करण तत्पुरुष हो गया, उसमें जाएगा। लेकिन अगर पद लोप हो रहा है, शब्दों का लोप हो रहा है, जैसे दही में, अब ये तो आया है लेकिन इस पे मत जाइएगा आप, और भी इसके साथ पद आ रहे हैं, वो पद लुप्त हो जाते हैं फिर सामासिक पद करने पर। ठीक है ना, जैसे दही में, ये देखो डूबा हुआ बड़ा। ठीक है, दही में डूबा हुआ बड़ा। रसगुल्ला, रस में डूबा हुआ गुल्ला। पकौड़ी, पकौड़ी, पकी हुई, अब देखो ये हुई, पकी हुई बड़ी। ठीक है ना, और देखिए दही बड़ा, रसगुल्ला, पकौड़ी। ठीक है ना, रेलगाड़ी, रेल, रेल का मतलब होता है पटरी पर चलने वाली गाड़ी। ठीक है, उतारिए। उतार लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये क्लास आपको भली भांति अच्छे से समझ में आई होगी। दोस्तों, इसी के साथ आज की इस क्लास में इतना ही काफ़ी है। थैंक्स, इसके लिए धन्यवाद।